सो इन दिस वन बेसिकली वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग द एमसीक्यू सिनेरियो केस 3 वाला करना है। ओके, तो ये केस स्टडी है, तो हम एक काम करते हैं, पहले नीचे से थोड़ा रीड करने की कोशिश करते हैं एंड देन वापस ऊपर आ जाएंगे। सो अब यहाँ पे पूछा है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई क्या है, टैक्सेबल एंड ऑल। तो हम पहले छोटे-छोटे स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि तो इजी लग रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय अभिव्यक्ति अंडर सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड कंसीडर दिस। सो अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमें डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कितना डिले हुआ है, हमें ये बताना है, करेक्ट। तो अभी हमें ऊपर से सिनेरियो रीड करना पड़ेगा थोड़ा। तो लेट्स रीड दैट। यहाँ पे हमें लिख रखा है कि जो कंपनी है उसने डिपॉजिट किया है टैक्स लायबिलिटी, जो कि हमें कंप्यूट करना है कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। उसने अगस्त मंथ का पे किया है 28 सितंबर को। आपको पता होगा, अगर आप 3B आपने 3B फाइल किया होगा, तो जो अगस्त मंथ का होता है वो हो जाना चाहिए 20 सितंबर तक, एनी हाउ 20 सितंबर तक हो जाना चाहिए। तो हमारा कब तक हो जाना चाहिए, हमारा हो जाना चाहिए ऑन 20 सितंबर तक। तो अब यहाँ पे आपने कब किया है, आपने किया है इसको एज ऑन द डेट दैट इज ऑन 28। आपने कब किया है, आपने किया है 28, यानी कि यहाँ पे 8 डेज का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 8 डेज का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली 33730 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 18%, 18। तो अकॉर्डिंगली आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको इस अमाउंट पर 8/365 मल्टीप्लाइड बाय 18% से आप कैलकुलेट करोगे। वंस यू कैलकुलेट तो यू विल गेट, ये कितना है, 330730 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 18%, तो इट विल बी 1304.79 है, तो ये हो जाएगा 1305। तो हमारा आंसर आएगा अकॉर्डिंगली, हमारा आंसर आ रहा है 1305। बी वाला आंसर है। हम साइमल्टेनियसली चेक भी कर लेते हैं फोर्थ वाले का क्या आंसर होगा। फोर्थ वाले का अकॉर्डिंगली क्या आंसर होगा, इट विल बी 1305, अकॉर्डिंगली 1305। ओके, अब हमारा ये वाला आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इजी हो। इसमें थर्ड वाले का दिया भी होगा, फोर्थ वाले का कि बी क्या है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय अभिव्यक्ति लिमिटेड अंडर सेक्शन 50 फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज एज फॉलो। ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ टैक्स फॉर द मंथ इज 20 सितंबर, हाउएवर टैक्स का एक्चुअली पे गेट 28 सितंबर। देयर इज अ डिले 8 डेज का है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग द, कहां से, फ्रॉम द ड्यू डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ डिले। तो अकॉर्डिंगली हमारा ये आंसर हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन, दैट इज और हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर 5000 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने ये प्रोविजन पढ़ा था। अब ये बोल रहा है कि 5000, तो पहले हमें ये बताना है कि ये क्या मतलब प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है ऑन द कंपनी पेनल्टी 5000 फॉर रॉन्गफुल यूटिलाइजेशन किया है आपने, इस वजह से 5000 की पेनल्टी। तो क्या है, माइनर ब्रीच है। माइनर ब्रीच कब होता है, तो 5000 से कम होता है। पेनल्टी इज लेविएबल सिंस ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच। पेनल्टी लेविएबल है सिंस ऑफेंस जो है इज नॉट, क्योंकि 5000 का जो पेनल्टी माइनर ब्रीच नहीं है। पेनल्टी लेविएबल नहीं है क्योंकि ऑफेंस इज अ माइनर ब्रीच है। पेनल्टी इज लेविएबल इवन दो द ऑफेंस इज अ माइनर। तो आपका आंसर जो है ना, ये इन दोनों में से ही आएगा। पेनल्टी इज लेविएबल इवन दो द ऑफेंस इज माइनर ब्रीच, ये वाला नहीं होगा। नो पेनल्टी इज लेविएबल फॉर सच ऑफेंस, ओनली इंटरेस्ट इज पेबल बाय एडिंग आईटीसी अमाउंट रॉन्गफुली यूटिलाइज्ड टू आउटपुट। तो फिफ्थ वाले का आंसर हम देख लेते हैं। फिफ्थ वाले का क्या आंसर होगा, द ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेनल्टी लेविएबल है सिंस ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्लेनेशन अ ब्रीच शैल बी कंसीडर्ड अ माइनर ब्रीच इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5000। तो ये तो क्या है, ये माइनर ब्रीच नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आपका अमाउंट लेस देन 5000 होता है तो वो माइनर ब्रीच है। यहाँ पे तो आपका अमाउंट इक्वल टू है, यहाँ पे तो इक्वल टू है, तो ये माइनर ब्रीच नहीं है, पेनल्टी लेविएबल है। तो हम बोल रहे हैं पेनल्टी इज लेविएबल सिंस ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच। हम बोल रहे हैं पेनल्टी क्या है, लेविएबल है, पेनल्टी लेविएबल है सिंस ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच। ओके, तो हमारा अकॉर्डिंगली फिफ्थ वाला भी हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे हमारा फिफ्थ वाला हो गया है, हमारा फिफ्थ फिफ्थ वाला हो गया है एंड फिफ्थ वाला हो गया है, फोर्थ वाला हो गया। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम पावर लिमिटेड। टाइम ऑफ सप्लाई हम बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऑफ अ सर्विस जो कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सुप्रीम सुप्रीम टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो कि सुप्रीम पावर लिमिटेड के द्वारा सप्लाई हो रही है। तो अब यहाँ पे हमें ढूंढना है किसकी बात हो रही है। यहाँ पे द कंपनी हैड अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू सुप्रीम पावर पावर लिमिटेड दिल्ली। कंपनी ने क्या किया, अवार्ड किया है, अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की, उसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू सुप्रीम पावर लिमिटेड दिल्ली ऑन 10 जून फॉर रिपेयर ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनर यूनिट इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्रीज, को रिपेयर करने के लिए दिया है। सर 60000 फॉर कंप्लीशन पीरियड ऑफ 30 डेज, 60,000 विद कंप्लीशन पीरियड। अब यहाँ पे क्या कंप्लीशन पीरियड है 30 डेज एंड द मेंटेनेंस वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन दिस। अब यहाँ पे देखो 30 डेज है, तो ऑब्वियसली ये कंटीन्यूअस सप्लाई नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन जाती है 3 मंथ से ज़्यादा होता है तो ही वो सप्लाई जो है कंटीन्यूअस बन जाती है। अब यहाँ पे तो 30 डेज है एंड द मेंटेनेंस वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन, मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट कब हुआ है, देखो उसने क्या किया है, द कंपनी हैड अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू सुप्रीम दिल्ली, कब दिया है, फॉर रिपेयर 10 जून को, एंड वर्क कंप्लीट कब हुआ है, 8 जुलाई को। ड्यू टू सम रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क इनवॉइस वाज इशू बाय दिस ऑन 5th जून, सॉरी 5th सितंबर, एंड पेमेंट वाज रिलीज ऑन दिस। तो अब हमारा सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये कौन सा केस बन जाता है। अब ये एक तो टाइम ऑफ सप्लाई है ऑफ सर्विस, तो हमें ये पता चल गया कि ये है तो सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन नंबर 13 में ये नॉर्मल केस ही लग रहा है, बिकॉज विद कंप्लीशन पीरियड मेंटेनेंस वाज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया है 8 जुलाई को, और इनवॉइस का कुछ इशू हुआ है
इनवॉइस इशू हुआ है ऑन 5 सितंबर को, जुलाई से अगस्त, यानी कि ये तो आफ्टर 30 डेज बाद है, विदिन 30 डेज नहीं है। तो हमें लगाना पड़ेगा कि इफ इट इज नॉट विदिन 30 डेज तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट तो है 15 सितंबर और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है, दैट इज ऑन 8 जुलाई। तो 8 जुलाई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारा इनवॉइस इज नॉट इशू विदिन टाइम। अगर इनवॉइस इशू नहीं होता है विदिन टाइम तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट तो बाद में हो रहा है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो 8 जुलाई को है। तो अकॉर्डिंगली आंसर 8 जुलाई होना चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर। आई डोंट नो। थर्ड वाले का, थर्ड का आंसर है डी। तो आंसर तो थर्ड का डी ही है, दैट इज दी 8 जुलाई। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशू विदिन 30 डेज। अगर हमारा इनवॉइस 30 डेज में इशू नहीं हुआ है, 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशू विदिन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, द डेट ऑफ, अगर इनवॉइस नॉट इशू विदिन द 30 डेज तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज, जो भी हमारा अर्लियर हुआ है। तो अकॉर्डिंगली द गिवन केस टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जो कि 8 जुलाई है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो कि 15 सितंबर है, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो हमारा अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन ऑफ सर्विस से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाता है। तो हमारा थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी वाला पार्ट हो गया। अकॉर्डिंगली हमारा थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला हो गया। तो हमारा थर्ड का मतलब जो क्वेश्चन नंबर के सिनेरियो 3 है उसका 3 वाला हो गया है, 4 वाला हो गया, 5 वाला हो गया। अब हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है व्हिच इज रिसीव्ड बाय अभिव्यक्ति इन द मंथ ऑफ सितंबर अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है बाय अभिव्यक्ति। अब इसमें रिवर्स चार्ज में क्या आ रहा है, रेंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो एग्जाम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सिक्योरिटी सर्विस, अब ये क्या सिक्योरिटी सर्विस वेयर इट इज प्रोवाइडेड बाय मैसेज सुरक्षा कोलकाता अ पार्टनरशिप फर्म। अगर सिक्योरिटी सर्विस नॉन बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, हम क्या है अभिव्यक्ति टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट दे रही है टू बॉडी कॉर्पोरेट तो ये तो आरसीएम हो जाएगा। एक तो सिक्योरिटी सर्विस है। इंटरेस्ट रिसीव पेमेंट टू कोलकाता चैम्बर रजिस्टर्ड अंडर टूवर्ड्स स्पॉन्सरशिप फॉर इन्वेस्टमेंट समिट एट कोलकाता, पेमेंट टू कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टूवर्ड्स स्पॉन्सरशिप सर्विस है 25,000 की। एक तो सिक्योरिटी सर्विस है हमारे पास, सिक्योरिटी सर्विस है 1 लाख की, फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस भी दे रखी है हमें। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज इट इज 25,000 की। लाइसेंस फी पे टू फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लीगल फी पे टू एडवोकेट मिस्टर ध्रुव। अगर कोई लीगल फी पे की जा रही है तो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है दी थ्रेशोल्ड लिमिट, तो फिर वो सर्विस भी आरसीएम में होती है, करेक्ट। ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे करंटली हमारा टर्नओवर तो एक्सीड कर ही रहा है, तो लीगल फी है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी है, लीगल फी है 30,000 एंड लाइसेंस फी पेड टू फसाई, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू एन अनरजिस्टर्ड जीटीए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर हमने पे किया अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये तो एग्जाम होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू लोकल नॉट अ जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश फ्रॉम। तो हमें यहाँ पे सारे आरसीएम वाला बताना है कि आरसीएम में कौन कौन सी हमारी आ रही है। तो यहाँ पे कुछ चीजें तो क्लैरिटी से दिख रही है कि आरसीएम में क्या क्या आ रही है। आई थिंक हमें वैल्यू ही पूछा है। हमें ओनली वैल्यू पूछा है, तो हमें वैल्यू बताना है। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी हो रही है। मेरा सेकंड का ए आ रहा है, लेट्स चेक इसमें क्या आ रहा है। ओके, इनका भी सेकंड का ए आ रहा है। बिकॉज सेकंड का ए आ रहा है, मेरा भी ये आ रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू विच इज पेबल अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो फॉरवर्ड चार्ज। ओके, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड टू अनरजिस्टर्ड गुड्स, ये तो हमारा ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम हो जाएगा। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जाम एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ जीटीएल कुरियर वाइड नोटिफिकेशन, देयरफॉर टैक्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए ऑपरेटर इज नॉट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू लोकल ट्रक ओनर नॉट अ जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम, यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जाम एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर सर्विस, देयरफॉर टैक्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय लोकल ट्रक ओनर अंडर रिवर्स चार्ज। सिक्योरिटी सर्विस अगर प्रोवाइड की जाती है बाय पार्टनरशिप फर्म टू अ बॉडी, टैक्स ऑन सिक्योरिटी सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करता है, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर आरसीएम। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये आता है। इसके बाद लीगल फी, एक और सर्विस हो गया आई थिंक यहाँ पे। गॉड किधर चला गया। यस, सिक्योरिटी सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट और पेमेंट टू कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टुवर्ड्स स्पॉन्सरशिप फॉर इन्वेस्टर सबमिट एट दिस। टैक्स ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड की जा रही किसी और पर्सन के द्वारा टू बॉडी कॉर्पोरेट तो आईसीएम में टैक्सेबल होती है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, दिस इज व्हाट स्पॉन्सरशिप सर्विस। और सिक्योरिटी सर्विस other than body corporate to body corporate RCM. Sponsorship service by any person to any body corporate is payable under reverse charge. License fee paid to this tax is not specifically further tax is payable forward charge में होगा, और legal fee to any business entity जिसका threshold limit exceed करता है, तो accordingly हमारा ये वाला भी हो जाता है। तो हमारा थर्ड का सेकंड वाला भी हो गया, हमें सिर्फ फर्स्ट वाले करना है।
थर्ड का हमारा सेकंड वाला हो गया है, इसका आंसर है 1,55,000। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय दिस इन द मंथ। अब हमें वैल्यू ऑफ आउटवर्ड यानी एफसीएम वाली सप्लाई पूछ रहा है, तो अभी हमने जो निकाला है उसी से बता देंगे हम। तो एफसीएम में क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो नहीं है, ये तो हमें ओनली आउटवर्ड सप्लाईज बतानी है, तो हम ऊपर से ही बता देते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास सेल है 60,000, और 60,000 का फर्दर वापस हमारे पास नोट था कि 60 में से आउट ऑफ 60 की, एक तो ये जो 60 है उसमें से ये फ्लड वाले जनों को जा रही है, और उसके अलावा हम मतलब जो 3,50,000 की जो है आउट ऑफ दिस 350 की फ्लड में जा रही है, और उसके अलावा गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिली, तो यहाँ पे हमारे एक तो 1 लाख का सब्सिडी जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी हैज अवॉर्डेड दिस फंक्शन, उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर फॉर रेजिडेंशियल, एग्जाम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, इंटरेस्ट, लाइसेंस फी, ट्रांसपोर्टेशन, बस और कुछ नहीं। लाइसेंस फी ये एफसी में आ जाएगी, लाइसेंस फी 59, लाइसेंस फी आ जाएगी, एंड इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी डिपॉजिट इन अ बैंक तो एग्जाम्प्ट होता है। तो हमें 60 लाख में से फिर हमने क्या किया, हमें सब्सिडी मिल गई थी, तो ये 59 लाख हो जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ये 3,500 की आ जाएगा, और रेस्ट हमारा जितना भी है लाइक उसके अलावा हमारे पास और क्या था, लाइसेंस फी पेड टू स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ एफसीआई, बस इसमें यही है। तो 59 लाख इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट हमने इतना किया है, एंड इंटरेस्ट रिसीव तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंगली 59 लाख 3,500 दिस कम्स टू 5903, ये तो अकॉर्डिंगली हमारा ये सारा हो जाता है। ऑलराइट, आई होप दैट यू मे अंडरस्टैंड टू द एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड द थिंग्स।